तो गैल्वेनोमीटर बता दिया था ना। चलो देखो, हमने बोला था कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक फंडामेंटल डिवाइस है, उसको हम अमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो आज वही कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, पहले अमीटर में बना लेते हैं। देखो इधर, सबसे पहले एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये किसका सिंबल है, गैल्वेनोमीटर। अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बनाना है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा उस पर। क्या करना पड़ेगा? टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, वी हैव टू ऐड लो शंट रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस का, उस रजिस्टर का नाम है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाएंगे, लो। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर वी हैव टू ऐड लो शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल। ठीक है, अब देखो जरा, ये गैल्वेनोमीटर है, सुनो, इस पे हमने एक लो रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है, शंट रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, कितना मान ले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जी, कल हमने पढ़ाया था। इसका रेजिस्टेंस कितना है जो हमने लगाया है, आर मान लो या एस मान लो, कुछ भी मान सकते हो, आर मानना है तो आर मान लो। मुझे ये बताओ, यहाँ से करंट कितनी आएगी, आई, यहाँ डिवाइड हो जाएगी या नहीं डिवाइड होगी? पैरेलल में जुड़े हैं तो करंट डिवाइड होगी। गैल्वेनोमीटर वाली जो, जिधर गैल्वेनोमीटर लगा उधर कितनी करंट गई, आई जी, और शंट की तरफ कितनी चली जाएगी, आई माइनस आई जी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, बी, ये सी और ये डी। दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे एक लूप चला दो, या फिर लूप नहीं चलाना है, तुम्हें एक पॉइंट ये पता है, पोटेंशियल ड्रॉप एट ए बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप एट सी डी। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो, ए बी का पोटेंशियल V बराबर आई आर होता है, करंट कितनी है, आई जी, रजिस्टेंस कितना है, जी, इक्वल्स टू सी डी में देखो करंट कितनी है, आई माइनस आई जी, और रजिस्टेंस कितना है, S। हमें क्या निकालना है, हमें इस S की वैल्यू निकालनी है। ये जो अननोन रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू पता करनी है, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि गैल्वेनोमीटर कितना कन्वर्ट होगा। तो S बराबर कितना आ जाएगा, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये है शंट रेजिस्टेंस की, ठीक, इतना रेजिस्टेंस लगाओगे तो इतने एम्पियर मेजरेबल गैल्वेनोमीटर अमीटर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये पता है कौन सी करंट है, आई करंट आ कहाँ रही होती है, आई वो करंट है जितने गैल्वेनोमीटर, उस गैल्वेनोमीटर को हमें कौन सी रेंज तक, मान लो तुम्हारा मन किया तुम ऐसा गैल्वेनोमीटर, वो अमीटर बनाना चाहते हो जो केवल कितनी रीडिंग मेजर करे, 3 एम्पियर तक। दूसरे लोग हैं वो ऐसा बनाना चाहते हैं जो 20 एम्पियर मेजर करे, तो उनके लिए शंट रेजिस्टेंस दूसरा, और जो 3 एम्पियर बना रहे हैं उनके लिए दूसरा। तो ये वो करंट है, मैक्सिमम करंट है जितना हमें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बनाना है, मैक्सिमम करंट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये IG और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये वही अननोन रेजिस्टेंस। कैसे जोड़ेंगे, ठीक, नोट कर, हो गया। नेक्स्ट देखो,
हमने बोला था गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, तो अमीटर तो बना दिया है। इसके बाद वोल्ट मीटर देखो, अगर हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है, देखो इधर, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, to convert galvanometer into voltmeter we have to add high resistance, high shunt resistance in series। अगर एक हाई रेजिस्टेंस हम सीरीज में जोड़ दे गैल्वेनोमीटर के, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो किस में चेंज हो जाएगा, वोल्टमीटर में। तो बाकी अपना कंसीडरेशन कैसे, कंसीडर अ गैल्वेनोमीटर having resistance G, we connect a high shunt resistance of value S to convert a galvanometer into voltmeter। Let's suppose we convert this galvanometer into voltmeter ऑफ V वोल्ट। हम इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदल रहे हैं, लेकिन इसकी रीडिंग, मैक्सिमम रीडिंग कितनी होनी चाहिए, V वोल्ट, ठीक है। एंड द करेंट फ्लो थ्रू दैट गैल्वेनोमीटर इज I। इन सीरीज द करेंट इज सेम, सो एट एवरी पॉइंट द करेंट इज ओनली I। देन फ्रॉम ओम्स लॉ, V equals to I is a net current and R is a net resistance, that is a voltage that we have to measure। ये वो वोल्टेज है जो वोल्ट मीटर नापेगा। अगर तुम वोल्ट मीटर 3 वोल्ट का बनाओगे तो यहाँ की वैल्यू 3, तुम वोल्ट मीटर 50 वोल्ट का बनाओगे तो ये 50। ये वो वोल्टेज है जितने का तुम गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बनाओगे। I is a current, what is net resistance, galvanometer resistance is G and shunt resistance is S, connected in series, then G plus S। We have to find the value of S so that we can convert a galvanometer into voltmeter of V volt। हम S की वैल्यू पता करना चाहते हैं ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर V वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाए। तो देखो V इक्वल्स टू आई जी प्लस आई एस। यहां पे देखो सॉल्व करने पे V अपॉन I इक्वल्स टू G प्लस S एंड द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल्स टू V अपॉन I माइनस G। ठीक, दैट इज द वैल्यू ऑफ S। कोई दिक्कत, नोट कर लो, लिख देना। जो ये वर्डिंग में हम बोल रहे हैं स्टार्टिंग में, ये यहाँ पे जरूर लिखना, ठीक है, स्टार्टिंग में। हाँ, ये वो वोल्ट है जितने वोल्ट का हमें बनाना है गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में। अब यहाँ पे अगर तुम एसी में देखोगे तो 240 260 के आसपास तुम्हें मिलेगा, ठीक, तो वहाँ पे वैल्यू 260। ठीक, आ रही बात समझ में? बस जब स्टार्टिंग में लिखना जो मैंने वर्डिंग बोली है तो वो वर्डिंग जरूर लिखना है यहाँ पे। ये भी जब न्यूमेरिकल लगे तो ये भी तुम्हें याद होना चाहिए कि ये वी है क्या। जी तो ठीक है, आई जा ठीक, करंट, ये कैसे जोड़ेंगे ये भी पता होना चाहिए। अगर हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में बनाना है तो हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे और सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। बना लिखो, ऑन है, ऑन है। नेक्स्ट लिखो, सेंसिटिविटी ऑफ अ मीटर।
चलो देखो नेक्स्ट, सुनो इधर, करंट सेंसिटिविटी। सुनो इधर, अगर हम आपसे बोले आपके पास 2 अमीटर हैं, दोनों को 1 एम्पियर करंट दिया जाता है, तो ये डिफ्लेक्शन 30 डिग्री का दे देता है और दूसरा वाला जो है उसको भी 1 एम्पियर दिया जाता है, तो ये डिफ्लेक्शन 90 डिग्री का दे देता है। तो कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है करंट के प्रति? दोनों को 1 एम्पियर ही दे रहे हैं, बी वाला ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि वो ज़्यादा फ्लो कर रहा, ज़्यादा एंगल चेंज हो रहा यूनिट करंट देने पर। बस यही है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी नॉर्मल CS से भी डिनोट कर सकते हैं, अपना अपना डिनोशन है। इसको क्या बोलेंगे? इट इज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। एक यूनिट करंट पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसे क्या बोलेंगे? करंट सेंसिटिविटी। फार्मूला लिखना है तो CS बराबर थीटा इज हाउ मच एंगल चेंजेस इन अ यूनिट करंट I, थीटा अपॉन I, दैट इज फार्मूला ऑफ करंट सेंसिटिविटी। इसकी यूनिट लिखें तो अगर ऐसे सॉल्यूशन में एंगल रखते हैं तो किस में रखते हैं? डिग्री में कभी नहीं रखते, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर, ठीक है। अब थोड़ा करंट सेंसिटिविटी के और भी टर्म हम देख लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन I। एक फार्मूला टॉर्क वाला। अच्छा ये बताओ, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो अमीटर है, ये है तो गैल्वेनोमीटर का ही ना। तो गैल्वेनोमीटर जो हमने बनाया था उसका फार्मूला आपको याद है? के थीटा बराबर NIAB, है ना। द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू NIAB अपॉन K, ठीक है। और या फिर यहां से एक और टर्म निकला था I इक्वल्स टू K अपॉन NAB थीटा। द वैल्यू ऑफ K अपॉन NAB इज इक्वल्स टू G, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट ना, K अपॉन NAB। पीछे वाले डेरिवेशन में देखिए जहां पर हमने गैल्वेनोमीटर बनवाया था, ठीक है, ये चीज कराई थी वहां पे। G इज अ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बेसिकली बोल सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू NIAB अपॉन K। करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू NIAB अपॉन K, दैट इज I, 1 I कैंसिल। द करंट सेंसिटिविटी अनदर फार्मूला NAB अपॉन K। कहने का मतलब ये है, अगर हम चाहें किसी भी अमीटर की सेंसिटिविटी चेंज करना, तो या तो हम उस पर नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें, या एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा दें, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, या फिर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जो स्प्रिंग लगाएं उसका कांस्टेंट, उसका जो रेजिस्टेंस है स्प्रिंग का, वो क्या हो। अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो बड़े हैवी अमीटर होते हैं तो वहाँ पे जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जो ज़्यादा होती है, हैवी अमीटर, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट बताते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर इन चीज़ों को वेरी करके हम करंट सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? नोट करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, करंट सेंसिटिविटी के बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी। कपड़ा कहाँ है यार?
नेक्स्ट देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आप वही समझ सकते हैं। अगर हम 1 वोल्ट, मान लो 2 वोल्ट मीटर है हमारे पास, दोनों को 1-1 वोल्ट दिया जाता है पोटेंशियल, तो ये डिफ्लेक्शन 30 कर रहा है, ये डिफ्लेक्शन 90 कर रहा है, तो कौन ज़्यादा सेंसिटिव, ए वाला या फिर बी वाला? बी वाला ज़्यादा सेंसिटिव। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, VS ऐसे लिख देते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज या फिर पोटेंशियल। एक पोटेंशियल पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसे क्या बोलेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर लिखना चाहते हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन वी। ठीक है, V बराबर क्या लिख सकते हैं? IR। वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू थीटा अपॉन IR। कोई एक वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले ये पढ़ा था K थीटा बराबर NIAB and the value of I equals to K theta upon NAB. Putting here the value of I, voltage sensitivity is equals to theta upon I की जगह क्या रख दे? K theta upon NAB कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ये R, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू NAB अपॉन K R। अच्छा, यहाँ से हमने एक G की वैल्यू भी निकाली थी। G की वैल्यू बताओ कितनी होगी? हाँ, तो G की वैल्यू कितनी थी? अरे, G की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्प्रिंग कांस्टेंट में बताओ। G बराबर बस K अपॉन NAB। तो देखो यहाँ पे K अपॉन NAB है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन G गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ R। एक चीज़ और देखो, शायद करंट सेंसिटिविटी में ये पार्ट रह गया। सुनो, करंट सेंसिटिविटी कितना आया था बेटा, बताओ? NAB अपॉन K एंड NAB अपॉन K इज 1 अपॉन G। तो करंट सेंसिटिविटी का एक और फार्मूला होगा, तो 1 अपॉन G। ये करंट सेंसिटिविटी का है वहाँ वाला, वहाँ भी एक फार्मूला लिख लो करंट सेंसिटिविटी का। बस यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ये सभी चीज़ें क्या हैं, थीटा, I और R, ये सब क्या है। ठीक है, ये तो बता भी दिया इसके पहले क्या है, NAB R ये सब क्या है बताया इसके पहले, नोट कर लो इसे। ऑन है, ऑफ, ऑन है क्या? हो गया। देखो इसके बाद सारे पॉइंट तो हो गए होंगे, एक बार चेक कर लो ये वाले हुए कि नहीं। एक रह गया है जो एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसके 3 एप्लीकेशन। जैसे गॉस थ्योरम नहीं पढ़े थे तुम लोग? गॉस थ्योरम में क्या था कि एक थ्योरम था, उसी में अगर हम क्लोज फ्लक्स निकाल लें, नेट फ्लक्स निकाल लें, तो वो किसके बराबर होता था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? हाँ, नेट फ्लक्स जो था ये लिखते थे हम लोग, फाई नेट इक्वल्स टू EDA क्लोज इंटीग्रल इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह एक नियम मैग्नेटिक में भी है। मैग्नेटिक में जो नियम है उसका नाम क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में कोई एरिया नहीं लेते, हम थोड़ा सा हिंट करते हैं, आज तो नहीं होगा ये।
जब मान लो एक इसके चारों तरफ एक कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस ले ले। अब कह सर आपने सर्किल क्यों लिया, हम कह रहे सर आप सर्किल ना लो, आप ये लो, ऐसे ले लो। लेकिन अगर हम आपसे बोलेंगे इसकी लेंथ नाप के लाओ तो फिर बताना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर हम सर्किल ले रहे हैं, कैसा भी एम्पियर सर्किट ले लो, लूप ले लो, सर्किल ले रहे हैं, तो हम अगर इससे पूछे कि आपकी लेंथ कितनी है, इस सर्किल की लेंथ कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? अगर इसका रेडियस r है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr। रेक्टेंगल है तब भी बता सकते हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारा लूप कैसा है। बस बाद में जब तुम्हें नेट लेंथ बतानी होगी तब तुम्हें वैल्यू तो पता हो। तो इस ऐसे भी एम्पियर लूप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे क्यों नहीं लेते, बात समझ में आ रही? क्योंकि अगर आप ऐसे लेंगे तो बाद में फिर उसकी लेंथ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग, एम्पियर के अकॉर्डिंग क्लोज इंटीग्रल, पहले एक स्मॉल लेंथ ले लें इसकी dl, यहाँ पे ले रहे तो ये लो dl ले लिया, यहाँ पे ले रहे तो ये लो स्मॉल लेंथ ले लिया dl। क्लोज करना है मतलब अभी तो स्मॉल है लेकिन बाद में हमें इसको पूरा इंटीग्रेट क्लोज कर देना है। क्लोज इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा है, जब इसको हटाएंगे तो cos थीटा लगेगा, एंड थीटा इज अ एंगल बिटवीन b एंड dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i इनसाइड। ये म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, I इज अ करंट विच गोज इनसाइड द लूप। बाहर कोई करंट जा रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर से कितनी करंट जा रही है, मान लो इससे अंदर से 2-3 करंट और जा रही, तो सारी करंट का ऐड कर देना। लेकिन इसके बाहर से 2-4 करंट और जा रही तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो इसमें ये क्यों आसान बन जाता है, ये इसलिए आसान बन जाता है, जैसे हम एम्पियर वो गॉस थ्योरम में हम क्लोज इंटीग्रेट कर देते थे और उसको किसके बराबर रख देते थे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इसको क्लोज इंटीग्रेट कर देंगे b डॉट dl को, और जो आएगा उसको हम किसके बराबर रख देंगे, म्यू नॉट i। तो भाई b की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, सब उधर ट्रांसफर करके आ जाएगी ना। इसलिए ये कई बार इसको देखा गया कि मतलब बहुत बड़े बड़े जो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे इनफाइनाइट वायर वाला, जब स्टार्टिंग में हमने बताया था काफ़ी बड़ा वायर थीटा के टर्म में आया था, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन गया था, 1-1.5 पेज में, 2 पेज में। वही डेरिवेशन ये इससे करोगे अगर एम्पियर से तो 3-4 पेज में 3-4 पेज करे 3-4 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब बड़े बड़े डेरिवेशन को एक सिंपल ईजी तरीके से बताने के लिए ये एक नियम है, और ये सही है, गलत कोई चीज़ नहीं आती इसमें, हर एक चीज़ सही है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा एम्पियर सर्किटल लॉ। वहाँ पे क्या था, गॉस थ्योरम में क्लोज इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dA वेक्टर था। एक चीज़ और, गॉस थ्योरम जब हम करते थे तो एक चार्ज लेते थे, उसके चारों तरफ एक सरफेस बनाते थे, और उस सरफेस का हम एक एरिया ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर कोई सरफेस नहीं बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे। लूप मतलब समझ, एक लाइन बनाएंगे, सरफेस मतलब पूरा एरिया बनाएंगे। तो गॉस थ्योरम में एरिया लेते थे और उसका इंटीग्रेट करते थे, और एम्पियर सर्किटल लॉ में हम एरिया नहीं लेते, क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं, एक लूप लेते हैं, एक लाइन लेते हैं जो कि क्लोज हो, और उसको इंटीग्रेट करते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है। और बाकी जब इसके 3 एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इनफाइनाइट वायर। दूसरा इसका जो यूज करते हैं वो सोलेनॉइड की वजह से, ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड कुछ नहीं, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वायर लो कई बार घुमा दो ऐसे तो जो स्ट्रेट बनेगा ये सोलेनॉइड होता है। वायर है, हम सर्किल में घुमा दें, ऐसे घुमा दें तो ये टोराइड बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टोराइड बोल देते हैं। ठीक, और एक स्ट्रेट वायर की वजह से भी निकालना है। ये चीज़ें आपको नेक्स्ट डेरिवेशन जो भी जब भी होगा उस पर तो ये वाली चीज़ें मिल जाएंगी, और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और 2019 से लेके लगभग 2011 तक सारे पेपर बोर्ड के करा देंगे। ठीक है, जितना भी आया है बोर्ड में एक एक क्वेश्चन, और ऑल इंडिया मतलब CBSE बोर्ड के कई टाइप के पेपर होते हैं, एक ऑल इंडिया होता है, एक दिल्ली होता है, और एक फॉरेन होता है। तो जितना भी आता सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, सब ऑल इंडिया भी करा देंगे और दिल्ली भी, फॉरेन भी करा देंगे। बाकी के अभी इसके बाद जो थ्योरी का लेक्चर आएगा, एक ही थ्योरी का लेक्चर मेरे अकॉर्डिंग होगा, और उसके बाद 10-15 लेक्चर जो भी आएंगे सब न्यूमेरिकल्स के रहेंगे। ठीक है, नोट कर लो सर।